हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट सेकंड। पार्ट 1 में मैंने आपको ये बताया था कि हम किस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। पार्ट टू में हम सम मोर एग्जांपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन एंड वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम रेडॉक्स रिएक्शन एंड लास्ट में हम इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ में के बारे में छोटा सा पोर्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप आपको जो मैंने प्रीवियस पार्ट 1 अपलोड किया था वो आपको पसंद आया होगा। अगर वो पार्ट आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा है तो आप उसको आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम पार्ट सेकंड को अब स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले 2-3 एग्जांपल देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट पार्ट था पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम एग्जांपल देख सकते हैं आप। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस कंबाइन होकर हाइड्रोजन क्लोराइड दे रही है। तो आप जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले आप उसका सिंबलिक फॉर्म में केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे। जैसा हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है, क्लोरीन गैस का Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 2 हैं, क्लोरीन भी 2 हैं। तो अब हमें प्रोडक्ट साइड पर भी सेम हाइड्रोजन एंड सेम क्लोरीन के एटम करने हैं। आप देख सकते हैं कि अब आप उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 2 एटम है और क्लोरीन के भी 2 एटम है। अब आपको इधर भी हाइड्रोजन के 2 एटम एंड क्लोरीन के 2 एटम लाने हैं। तो आपको इजीज टू MS कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है प्रोडक्ट साइड की रिएक्शन को। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, हाइड्रोजन भी सेम हो गया दोनों साइड एंड क्लोरीन भी सेम हो गया दोनों साइड। तो इस तरीके से आसानी से हमने ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस कर दी। आप इसी तरह से और भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप सेकंड एग्जांपल देखिए। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये एग्जांपल है एज इट इज़ ऐसा का ऐसा एग्ज़ाम में आ सकता है वर्ड की फॉर्म में। अगर वर्ड की फॉर्म में नहीं आता है तो ये एग्जांपल आपको सिंबल की फॉर्म में भी आ सकता है। तो आप इस एग्जांपल को अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले उसको सिंबलिक फॉर्म में लिख लेना है। तो सबसे पहले मैं यही काम करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए क्या करना है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, केमिकल फार्मूला। तो मैंने यहाँ बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइज। आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है एंड SO4 की -2 होती है। तो यहाँ पर Al2 के तो Al2 हो गया और यहाँ SO4 3 हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और सल्फर की वैलेंसी SO4 माइनस की वैलेंसी SO4 की वैलेंसी 2 होती है। इसके बाद इससे क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के बारे में फॉर्मूला लिखेंगे BaSO4। इस तरीके से बेरियम सल्फेट लिख लिया और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर केमिकल रिएक्शन लिख ली विद केमिकल फॉर्मूला। अब आप सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको सबसे पहले टेबल बनानी है और टेबल बनाकर इसमें ये लिख लेना है कि कितने रिएक्टर साइड पे कितने एटम है और प्रोडक्ट साइड पे भी कितने एटम है। तो मैं छोटे से यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ, एलिमेंट इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख लेता हूँ। अब एलिमेंट में सबसे पहले यहाँ पे बेरियम को लिख लेता हूँ, फिर क्लोरीन को, एल्यूमिनियम को, सल्फर को एंड ऑक्सीजन को। अब बेरियम कितने रिएक्टेंट साइड पे, बेरियम यहाँ पे देखेंगे तो आप ओवरऑल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे केवल एक बेरियम है। प्रोडक्ट साइड पे भी कितने बेरियम है, ओनली 1। क्लोरीन साइड पे 2
और प्रोडक्ट साइड में 3, एल्यूमिनियम की साइड पे 2, एल्यूमिनियम रिएक्टेंट की साइड पे, और प्रोडक्ट की साइड पे कितना है 1। सल्फर कितने रिएक्टेंट की साइड पे, आप सल्फर को गौर से देखेंगे तो सल्फर सिंगल तो यहाँ पर है, इसको होल थ्राइस मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, मतलब कितने हो गया सल्फर 3 हो गया रिएक्टेंट साइड पर। प्रोडक्ट साइड पे कितने सल्फर है आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल सिंगल सल्फर है। ऑक्सीजन 4 का मतलब कितना है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर तो केवल सिंगल है। तो सल्फर में यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 1 लिख देता हूँ। उसके बाद ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे अगर आप गौर से देखेंगे तो O4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, मतलब 4 इंटू 3 तो कितना हो गया 12। तो ऑक्सीजन कितनी होगी 12 ऑक्सीजन होगी रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे कितनी होगी 4, SO4 मतलब मीन्स 4 ऑक्सीजन हो गई यहाँ पर। तो मैं सेम एज इट इज़ प्रोडक्ट साइड पे लिख लेता हूँ 4। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले ये स्टेप 1 हो गई। स्टेप 2 में क्या करना था आपको, वो एटम सेलेक्ट करना है जो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट हो। तो अगर आप इसमें रिएक्शन में देखें तो मैक्सिमम नंबर में कौन सा एटम है, मैक्सिमम नंबर में यहाँ पर एटम है ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सल्फर को ऑक्सीजन को सिलेक्ट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे अगर आप रिएक्शन को देखें रिएक्टेंट साइड पे तो कितने एटम है ऑक्सीजन के 12 एटम है, और प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम है टोटल 4 एटम है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीजन साइड पे 12 हो गए और रिएक्टेंट साइड पे तो 12 हो गए, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हो गए 4। तो मैं अगर इधर प्रोडक्ट साइड पे इसको भी 12 करना चाहूँ तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, 4 को 12 बनाने के लिए मैं अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 12 एटम ऑक्सीजन के हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले सेम एज इट इज़ रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर, BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेरे को अभी 12 करने के लिए ऑक्सीजन तो मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ BaSO4 को टोटली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बिल्कुल सेम हो चुका है, इधर भी 12 है 4 इंटू 3 और इधर भी 4 इंटू 3 12 हो चुका है बोथ ऑफ साइड। तो अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, अगर आप यहाँ पे 12 करने के बाद देखें तो यहाँ पे बेरियम कितना हो गया, बेरियम 3 हो गया है। अगर यहाँ पे बेरियम 3 हो गया है तो मैं इधर बेरियम 3 है प्रोडक्ट साइड पे, तो अगर इधर मैं रिएक्टेंट साइड पे भी बेरियम को 3 करना चाहूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं इजीली यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर बेरियम तो 6 हो गए, बेरियम इधर भी 3 इधर भी 3, ऑक्सीजन हम पहले से बैलेंस कर चुके हैं। अब हम उसके बाद बात करते हैं सल्फर की। सल्फर कितने हैं, सल्फर इधर कितने हैं 3, सल्फर तो इधर भी कितने हो गए, जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया BaSO4 को तो इधर भी कितने हो गए सल्फर 3। तो यहाँ फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सल्फर हो गया। अब मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात कर लेता हूँ। एल्यूमिनियम कितना हुआ, एल्यूमिनियम इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। मैं इधर भी 2 करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी कितना हो गया एल्यूमिनियम, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पर भी 2। तो अब तक क्या हो चुका है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सल्फर एल्यूमिनियम। अब मैं बात करता हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन की अगर आप देखें तो क्लोरीन इधर कितने हुए 6, 3 इंटू 2 6, इधर कितने हो गए 3 इंटू 2 6, क्लोरीन बैलेंस हो चुका है। बेरियम की बात करें तो बेरियम यहाँ इधर कितना हो गया 3 और इधर कितना हो गया 3, तो बेरियम भी बैलेंस हो चुका है। तो आप इस ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर सब के एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे बैलेंस हो चुके हैं। अगर आप दोबारा कैलकुलेशन करना चाहें तो आप दोबारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि कैसे बैलेंस हुए या नहीं। तो इधर कितने बेरियम यहाँ पे कितने 3, इधर भी कितने हो गए बेरियम 3। क्लोरीन देखें, क्लोरीन इधर कितने हैं 3 इंटू 6 क्लोरीन इधर हो गए, 2 इंटू 3 6 इधर हो गए। बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम इधर कितने हो गए 2 इंटू 3 6 हो गया, सॉरी यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 2, तो 2 यहाँ पर हो गया और 2 इधर हो गया, तो एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। इसके बाद बात करें सल्फर की, सल्फर इधर कितना हो गया सल्फर 3, तो इधर कितना हो गया 3 और इधर कितना हो गया सल्फर, यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई किया BaSO4 को तो इधर भी 3 सल्फर हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन देखें
तो ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए 4 इंटू 3 12, और यहाँ पर भी कितने हो गए 4 इंटू 3 12। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन कम्प्लीटली बैलेंस हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट 1 में बताया था कि हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। स्टेप 1 में हम जो भी एलिमेंट या एटम दे रखे हैं उनको उनके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पे एक टेबुलर फॉर्म में बना के लिख लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे कितना एटम है एंड प्रोडक्ट साइड पे कितने एटम है। उसके बाद हम उस कंपाउंड या उस एटम को सिलेक्ट करते हैं जो एटम मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, मैक्सिमम नंबर उसके प्रेजेंट हो। तो मैंने आपको बताया कि इसमें तो सबसे ज़्यादा एटम किसके थे, ऑक्सीजन के एटम थे। तो मैंने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने का काम किया, तो फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया। फिर उसके बाद आप किसी पे भी जा सकते हैं। आप पहले क्लोरीन को बैलेंस कर लीजिए, बेरियम को बैलेंस कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे बेरियम को सबसे पहले बैलेंस किया था क्लोरीन के ऑक्सीजन के बाद, फिर उसको बैलेंस किया, फिर क्लोरीन, फिर देन क्लोरीन तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, फिर बेरियम बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया, प्रीवियस पार्ट में बताया था कि एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, आप एल्यूमिनियम को भी कर सकते हैं, बट हम मैक्सिमम क्वांटिटी मैक्सिमम वाला इसलिए स्टार्टिंग में करते हैं क्योंकि उससे बैलेंसिंग करना ईजी हो जाता है। तो इसलिए हम स्टेप 1 जो मैक्सिमम नंबर वाला स्टेप होता है उसको सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो बैलेंसिंग का मेथड है वो इजी हो जाए। उसके बाद आप किसी को भी बैलेंस करके कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको सेकंड एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा, और इस एग्जांपल के एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 3 कर लेते हैं। उसी के बाद 3 और 4 बहुत पहले कंपैरिजन टू 2 बहुत इजी है। तो अगर आप 3 को डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मैक्सिमम नंबर इसी रिएक्शन में CH4 प्लस O2 विल गिव राइज टू CO2 प्लस H2O। तो आप अगर ये रिएक्शन को देखें तो इसमें कंबसन हो रहा है CH4 मीथेन का। तो मीथेन कैसे बना, इसको मीथेन क्यों बोलते हैं, तो मैं आपको इसका अगले चैप्टर में बताऊंगा, आने वाले तीसरे या चौथे चैप्टर में, कि इसको मीथेन कैसे बोलते हैं। अगर अभी आप ये याद रख सकते हैं कि CH4 का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, कंबसन होता है। मतलब CH4 का यहाँ पर क्या हुआ, कंबसन हुआ। कंबसन होने के बाद क्या बना, CO2 एंड H2O। तो हमें यहाँ पर अभी केवल इसको बैलेंस करना है। तो अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के एटम इधर कितने, रिएक्टेंट साइड पे 4 है और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं 2। तो अगर इधर 4 है, इधर 2 है, अगर मैं इधर भी 4 करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ईजिली 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, और यहाँ कितने 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, प्रोडक्ट साइड पे 4। अब 4 हो गई प्रोडक्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे कितने ऑक्सीजन है अभी 2। तो मैं यहाँ 4 है, अगर यहाँ 2 है, अगर मैं यहाँ पर भी 4 करना चाहूँ तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर कार्बन देखें तो कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2 इंटू 4, 2 प्लस 2 मीन्स 4 इधर एंड 4 इधर। तो यहाँ पर ये रिएक्शन बहुत ईजिली बैलेंस हो गई। सेम उसी वे में आप एग्जाम्पल नंबर 4 को देख सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है। अगर आप पर यहाँ पे देखें तो मैग्नीशियम प्लस O2 विल गिव राइज टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आप देखें रिएक्टेंट साइड पे तो ये मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2। अगर आप मैक्सिमम नंबर में देखें कि कौन सा एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और आप अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड पे 2, अगर आप इधर भी 2 करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ऑक्सीजन दोनों साइड बैलेंस हो चुके हैं। और मैं अगर यहाँ मैग्नीशियम की बात करूँ Mg की, तो Mg कितना है प्रोडक्ट साइड पे 2 है, इधर 2 है, तो इधर भी मैं 2 करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इजीली 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ इजीली 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बैलेंस हो चुके हैं। तो इसी के साथ बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन का यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया है। और आप NCERT की जो बुक्स है उसमें एक्सरसाइज में जो एग्जांपल्स और चैप्टर्स के बीच में जो एग्जांपल दे रखे हैं आप उनको ट्राई कीजिए। और अगर आपको एग्जांपल या इनमें प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो जैसे चैप्टर फिनिश होगा मैं उसमें आपको
एक्सरसाइज का सॉल्यूशन की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो आप अभी ट्राई कर सकते हैं, जितना आपसे हो सकता है आप वो ट्राई कीजिए बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करने का। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका डाउट पूछ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हम 4-5 तरह के केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। यह टॉपिक बहुत इजी है, बहुत आसानी से याद कर लीजिए आप। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जैसा कि आप नाम से ही थोड़ा गेस कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन मीन्स किसी का मतलब जुड़कर ऐड होकर किसी नए चीज़ का बनना, मतलब दो या दो से अधिक चीज़ें कुछ उनका ऐडअप होगा और उनसे कुछ नया चीज़ बनेगी। तो अब उसी तरह इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शंस इन विच 2 or more substances or compound combine together to form a single compound आर कार्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, तो अगर बनाएं तो उसको क्या कहेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर अगर आप दो वर्ड पर ध्यान दें तो वो क्या होंगे? 2 or more substances। यहाँ पर क्या होंगे? दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होना चाहिए रिएक्टेंट साइड पे। इनसे क्या बनेगा? सिंगल कंपाउंड। तो अगर आप यहाँ पे कीवर्ड देखें तो कीवर्ड क्या हो गया यहाँ पे? 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? सिंगल कंपाउंड। तो इसी को क्या नाम हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत इजी इसकी डेफिनेशन है। 2 और मोर कंपाउंड रिएक्ट करके या कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे। उसी को हम क्या नाम देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आपको इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल भी याद करने पड़ेंगे जो बहुत ही ईजी हैं। डेफिनेशन में आपने देख लिया कि दो या दो से अधिक कंपाउंड या सब्सटेंस कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है प्लस H2O लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। ये क्वेश्चन 1 नंबर में एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला। तो आपको क्या लिखना है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप याद रख लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल नेम क्या है, या उसको हम अपनी जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? क्विकलाइम बोलते हैं। तो आप ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाया? एक सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्लेक्ट डाइम। तो आप दोनों को याद कर लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड को तो हम बोलते हैं क्विकलाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम स्लेक्ट लाइम। जैसे हम क्विकलाइम में H2O का मिक्सअप करते हैं तो उससे क्या बनता है? स्लेक्ट लाइम बनता है। ठीक है। उसके साथ कुछ हीट भी रिलीज़ होती है, जिससे हीट रिलीज़ होती है तो उससे क्या होता है? जो स्लेक्ट लाइम होता है वो थोड़ा क्या होता है? वो हीटअप हो जाता है, थोड़ा उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हम H2O में कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड मिलाते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत इजी है। कार्बन सॉलिड को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो उससे क्या बना? CO2। तो एक कौन सी रिएक्शन हो गई? ये कंबंशन रिएक्शन हो गई। यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर हमने जलाया तो उससे क्या बना? CO2 बना। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दो कंपाउंड या दो सब्सटेंस ने एडअप हुए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो उनसे क्या बना? CO2 बनाया। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस O2। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ H2O की रिएक्शन दी हुई है कि 2 मोल हाइड्रोजन के का और 1 मोल ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? 2 मोल हाइड्रोजन का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं NH3 गैसेज स्टेट में प्लस HCl प्लस B गैसेज स्टेट में, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? NH4Cl। तो यहाँ पर चारों एग्जांपल में देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक कंपाउंड ने मिलकर क्या बनाया? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो उसी रिएक्शन को क्या बोल देंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल पूछा जाता है तो आप इन्हीं में से किसी भी रिएक्शन के बारे का लिख सकते हैं, और अगर आप इसको भी अलावा कुछ दूसरे रिएक्शन याद है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब हम इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन शुरू करते हैं, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट क्या हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था? दो से अधिक रिएक्टेंट ने मिलकर क्या बनाया था? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया था।
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे। तो आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड, इट इज़ जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट से क्या बनेंगे, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे। तो आप एग्जांपल में देख सकते हैं, FeSO4 को जब हमने हीटअप किया तो उससे क्या बना, Fe2O3, जिसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। तो यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट से क्या बनाया, 2 और मोर प्रोडक्ट बना। तो एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया तो उससे क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, PbNO3 होल ट्वाइस, जिसको हम लीड नाइट्रेट बोलते हैं, इसको हीटअप किया तो इससे क्या बना, लीड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। तो यहाँ पर आप चारों एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, और एक एग्जाम्पल इसके प्रीवियस पेज पे था, पांचों एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट से उससे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सभी रिएक्शन किसकी हो गई, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जाम्पल हो गई। तो आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों आपस में अपोजिट रिएक्शन है। इसी के साथ थर्ड टाइप की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन एलिमेंट ऑफ वन कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन में एक एलिमेंट रिप्लेस हो जाता है दूसरे एलिमेंट की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप सबसे पहले इस रिएक्शन को अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। उसके नीचे एक और नोट लिखा हुआ है, नॉर्मली मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। जो मेटल मोर रिएक्टिव होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। तो अभी आपको पता नहीं होगा कि कौन मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक पहले आप एग्जांपल देख लेते हैं। एक जिंक प्लस CuSO4 विल गिव राइज टू ZnSO4 प्लस Cu। तो अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें तो यहाँ पर सल्फर SO4 के साथ पहले Cu था, कॉपर था, और रिएक्शन होने के बाद क्या आ गया, उसके पास जिंक आ गया। तो इसमें आप देखें तो यहाँ क्या हो गया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो जिंक जब कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो उससे क्या होगा, जिंक कॉपर की जगह आ जाएगा और कॉपर जिंक की जगह आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, जिंक कहाँ आ गया, कॉपर की जगह, मीन्स क्या बन जाएगा, ZnSO4। तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में क्या बना, ZnSO4, और जो कॉपर सल्फर के साथ था पहले SO4 के साथ था वो अलग हो गया। तो यही इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो आप इस सेकंड एग्जांपल को भी देख लीजिए, Pb प्लस CuCl2 विल गिव राइज टू PbCl2। तो अगर आप इस रिएक्शन में भी देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, Pb CuCl2 के साथ रिएक्ट किया तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर Pb किसकी जगह आ गया, कॉपर की जगह आ गया। तो यहाँ जब Pb कॉपर के साथ सॉरी मिस्टेकली कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर देता हूँ। जब यहाँ पर क्या किया, Pb ने Cu को रिप्लेस कर दिया। तो जब Pb Cu को रिप्लेस करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे PbCl2, और कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस होके अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है और लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी। तो जो यहाँ पे आप जो सीरीज़ देखेंगे वो क्या है, इसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज़ या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में देख लीजिए, लिथियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, फेरस, निकल, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर। तो आप इस तरह देखेंगे तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलिमेंट अपर साइड मीन्स ऊपर होगा वो अपने नीचे वाले
मेटल या एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, लिथियम सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, जो लिथियम है ना इनसे नीचे वाले किसी भी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। उसी तरह कॉपर देख यहाँ पर पोटेशियम देखिए, सॉरी ये पोटेशियम है, के पोटेशियम का सिंबल होता है और सी ए कैल्शियम का सिंबल होता है, सॉरी। तो यहाँ अगर आप देखें यहाँ पोटेशियम को, तो पोटेशियम यहाँ इनसे नीचे जितने भी मेटल्स हैं उनको डिस्प्लेस कर सकता है, और जो पोटेशियम है वो लिथियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो आप इस सीरीज़ को याद कर लीजिए। अगर आप इस सीरीज़ को यहाँ तक याद नहीं कर सकते तो कम से कम आप इस सीरीज़ को समथिंग यहाँ तक तो क्रोमियम तक तो याद कर ही लीजिए। तो मैंने आपको याद करने के लिए यहाँ सिंपल सी ट्रिक बना रखी है, आप उस ट्रिक की हेल्प से आप बात याद कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लिखबासर काना मग अलमंजन कर फेकड़ कोनी सन पब छापा। तो आप इस ट्रिक से इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कर लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में ये पता रहे आपको कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पर एक और नोट लिखा हुआ है, जिंक एंड पीबी। पीबी मीन्स लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया, क्योंकि यहाँ जो जिंक था वो सी के ऊपर था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक कहाँ लिखा हुआ है, जिंक यहाँ पर है, और सी कहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है। तो जिंक ऊपर है मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। और उसी तरह आप पीबी एंड सी का भी केस देख सकते हैं। यहाँ पर पीबी क्या है, पीबी लीड ऊपर है किससे, सी कॉपर से, तो यहाँ पर भी पीबी ने सी को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी। या फिर अपन बोले तो जो मेटल ऊपर अपर साइड पे लिखी हुई है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, वो अपने नीचे वाली मेटल या एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी थोड़ा जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसी की तरह है, उसी की मिलती जुलती है। यहाँ पर क्या होगा, द रिएक्शंस इन विच वन कंपोनेंट each of both reacting molecules get exchange and form the product। दोनों रिएक्टिंग जो स्पीसीज होगी उनका एक एक कंपोनेंट आपस में एक्सचेंज हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, ए पी प्लस सी डी। इससे क्या हुआ, ए तो चला गया डी के पास, तो इससे क्या बोला ए डी, बी चला गया यहाँ पर बी चला गया सी के पास, तो इससे क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया मेटल। जो मेटल पहले ए था वो बी के साथ था, अब ए किसके साथ हो गया, डी के साथ। पहले सी किसके साथ था, डी के साथ, अब सी किसके साथ चला गया, बी के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, दोनों कंपोनेंट थे उनमें से एक एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज हो गया। तो इसी को आप एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए, Na2SO4 प्लस BaCl2। तो यहाँ इसमें क्या होगा, बेरियम तो चला गया सल्फर के साथ और NO2 चला गया Cl के साथ, तो इससे क्या बना, BaSO4 प्लस 2 मोल ऑफ NaCl। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3 मोल ऑफ NH4OH। तो इससे क्या बना, एल्यूमिनियम तो चला गया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ, जिससे क्या बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और जो NH4 था उसकी किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ, तो इससे क्या बोला, NH4Cl। और ये जो हमने पहले की रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा था उसी मेथड से हमने यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर इससे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन में बस दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें जो रिएक्शन होगी वो एक तो एसिड होना चाहिए और एक बेस होना चाहिए। और जब एसिड होना चाहिए और बेस होना चाहिए, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे तो उससे क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो आप ये यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसकी एग्जाम्पल है, तो आप ये कह सकते हैं कि यह भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन या उसी की तरह मिलती जुलती रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद एन इक्वल ऑफ बेस। जब एसिड रिएक्ट के साथ एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है और इससे सोल्ट एंड वाटर बनता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इससे क्या क्रिएट होता है, सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट एंड वाटर। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो इसमें क्या हुआ है, HCl प्लस NaOH
ने रिएक्ट करके क्या बनाया, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर HCl एसिड हो गया, NaOH बेस हो गया, इससे क्या बना, NaCl सोल्ट प्लस H2O वाटर। तो यहाँ पर एसिड और बेस ने रिएक्ट करके क्या बनाया, सोल्ट एंड वाटर। अब हम इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट 3 में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इनका डेली लाइफ में क्या यूजेज है वो पढ़ेंगे। उसके साथ